नमस्कार, मैं हूं नैन्सी शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। तो आज बात बिहार के चुनावी परिणामों पर हो रही सियासत की करेंगे, जहां बिहार चुनाव के परिणामों ने छत्तीसगढ़ का सियासी पारा बढ़ा दिया है। एनडीए की बढ़त पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए ये चुनाव आयुक्त को बधाई दी है। बघेल ने लिखा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बिहार चुनाव में जीत की बधाई। आपने बहुत मेहनत की, 64 लाख मतदाताओं के वोट काटे, 16 लाख नए मतदाताओं ने आवेदन किया, आपने 21 लाख वोट जोड़ दिए। धांधली पर धांधली, बेहिसाब धांधली। भाजपा को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता। तो वहीं कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भी चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि चुनाव आयोग ने सत्तारूढ़ पक्ष से मिलकर चुनाव लड़ा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अनदेखी करते हुए महिलाओं को 10,000 रुपए ट्रांसफर किए। बिहार में एसआईआर से लाखों वोट काटे गए। बिहार चुनाव के नतीजे लोकतंत्र की हत्या का प्रतीक हैं। कांग्रेस के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी बेहतर नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वे ईवीएम को दोष दे देते हैं। कांग्रेस को आत्म अवलोकन की जरूरत है। क्या बिहार के चुनावी परिणाम कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी हैं और भूपेश बघेल चुनाव आयुक्त को क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। 150 सीटों से अधिक आने की संभावना थी ही, आकलन था ही। जाने क्यों मैं बिहार गया था तो यूं ही लगने लगा था, बिहार में सांस लेकर ही समझ में आता था कि 150 सीट से अधिक सीटों के साथ भाजपा की एनडीए की सरकार यहाँ बनेगी और वो परिणाम में दिख भी रहा है। मैं हृदय से शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं बिहार की सारी जनता को कि जिन्होंने उचित समय में उचित निर्णय किया है, जिन्होंने उस राज को, जब गुंडा राज हुआ करता था बिहार को, उसको याद करके उसको छोड़ दिया है। उन्होंने विकास का साथ दिया है, उन्होंने सुशासन के साथ खड़े होने का फैसला लिया है। ये बहुत बड़ी बात है, अभिनंदनीय है। चुनाव आयोग सत्तारूढ़ दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा तो वही परिणाम आएंगे जो आज बिहार में आ रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था और उसके बाद में घोषणा की जाती है कि हर महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये दिया जाएगा। उनके खाते में डाला भी गया। जिस दिन ऐसा हुआ उसी दिन इस चुनाव पर रोक लग जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। एसआईआर के माध्यम से लाखों लोगों के वोट काटे गए और उसका दुष्परिणाम सामने दिख रहा है। यह तो लोकतंत्र की हत्या है। बिहार का चुनाव परिणाम इस लोकतंत्र की हत्या का जनाजा दिख रहा है। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले परिचय आप सबका करा देते हैं। मिनी पांडे भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता विनय शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है रांदी टीवी पे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मिनी जी आप ही से करना चाहूंगी। बधाई हो, चूंकि जिस तरह से एनडीए बिहार में अब जीत की ओर अग्रसर नजर आ रही है, अपने कदम बढ़ा रही है, लेकिन इसी बीच छत्तीसगढ़ में अब एक नई चर्चा ने जन्म ले लिया है और अब ये चर्चा है कि बिहार के जो परिणाम हैं, जो कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि बिहार के जो परिणाम हैं वो लोकतंत्र की हत्या का प्रतीक है। वंदे मातरम सभी को। देखिए, आज भारी मतों से बिहार चुनाव भाजपा और एनडीए की सरकार, आप गठबंधन की सरकार जीती है और आप स्पष्ट समझ सकते हैं, परिणाम से स्पष्ट समझ सकते हैं कि बिहार के लोगों का रुझान किधर था। उन्होंने कौन सा रास्ता चुना। उन्होंने विकास को प्राथमिकता दी। उनको मोदी जी पे भरोसा था, मोदी जी की गारंटी पे भरोसा था, नीतीश कुमार पे भरोसा था और एक तरफा वोट उनके पक्ष में गया। तो आज का बिहार जागरूक है, आज का बिहार जानता है कि उसको किस रास्ते पे जाना है। और रही बात इतनी बड़ी, इन्होंने अभी कहा कि लाखों लोगों के वोट कट गए। अरे उस लाखों लोगों में से 10 लोग को तो आप ले आके खड़ा करिए, 10 लोग को तो आप चुनाव आयोग के सामने खड़ा करिए। उनमें से 10 लोग को आप मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करिए कि इन 10 लोगों के नाम कटे हैं। तो आज तक उन्होंने 10 लोगों की भी विवरण नहीं दिया, सिर्फ बातें, हवाई बातें। तो सर, वहां की जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी की रीति नीति क्या है, उनको पता है। नीतीश कुमार की नीति क्या है उनको पता है और उन्हें मालूम था कि कांग्रेस यहाँ जो भी करने आ रही, इतनी बड़ी पद यात्रा उन्होंने चलाया, वोट चोरी का चलाया। वहां का युवा जागरूक है
वहां का युवा समझता है। आप भड़काओगे कि बंगाल जैसे हालात हो जाएंगे, नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे, तो ये चीजें वहां के युवा स्पष्ट समझ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये फर्जीवाड़ा करने के लिए कांग्रेस पार्टी यहाँ आई हुई है। और कांग्रेसियों को भी समझ में आ रहा है कि अब बहकावे में लोग नहीं आने वाले हैं। तो हम्म। स्पष्ट आपने जो भी रिजल्ट आ रहा है उससे स्पष्ट हो रहा है कांग्रेस की हालात अब समझना चाहिए। वोट चोरी करना ये मुद्दा नहीं था, वोट चोरी करना इतना बड़ा प्रोपेगेंडा इन्होंने खेला, उससे वहां की जनता, वहां के युवा, वहां की महिलाएं उसको सीधा सीधा नकार दिया कि ये गलत है। और वोटिंग परसेंटेज देखिए, बम्पर वोट पड़े हैं। इतने लाख वोट करते तो क्या इतनी वोटिंग होती? इतने वोट लोगों को, इतना वोट बाहर निकल के लोग दे पाते? तो एक झूठी और बेबुनियाद बात है। वहां की जनता समझ रही है, वहां की जनता विकास को चुनी, वहां की जनता उन्नति और तरक्की को चुनी, वहां की जनता स्पष्ट राजनीति को चुनी। इसलिए आज वहां पे देखिए एनडीए की सरकार बन रही है। और कांग्रेस की क्या हालत है, इतना बड़ा पदयात्रा किए, इतना बड़ा परमाणु बम फोड़े, इतना सब कुछ किए, आज वो सब जंगल राज खत्म हो रहा है। युवा जानता है कि हमें अब पुराना जंगल राज नहीं चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो लालू यादव का हो। उन्होंने स्पष्ट वहां का जो आज रिजल्ट है उससे स्पष्ट चीजें सामने आ रही है कि उनको विकास चाहिए, और विकास कोई कर सकता है तो नीतीश कुमार की सरकार वहां पे कर सकती है। ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं कांग्रेस से भी उनका पक्ष रखने के लिए। विनय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर ये क्या वजह है, क्योंकि बिहार में वोट छोड़, गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए, यहाँ पर तमाम कई मुद्दों को उठाया गया, और जब चुनाव नजदीक था तो उस समय राहुल गांधी वहां पर जनसभाओं को छोड़ पचमढ़ी में यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन कर रखे थे। तो इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि ये एक पैटर्न देखिए ना आप, मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की हार हुई तो वहां पर ईवीएम पर आरोप लगा दिए गए, जब छत्तीसगढ़ में हुई तो ईवीएम पर ये ठीकरा फोड़ दिया गया, और अब जब बिहार में भी कांग्रेस के पक्ष में जब परिणाम नहीं आ रहे हैं तो अब फिर से चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं, और साथ ही मेरे पैनलिस्ट हैं उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिहार में अभी लोकतंत्र की हत्या हुई है वो किसी से छुपी नहीं है। देखिए, एनडीए जो बिखरी हुई थी आपस में, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की जम नहीं रही थी। ये पूरी साजिश है एक तहत चुनाव आयोग और जो दिल्ली में बैठे हमारे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जो प्लानिंग थी, उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि हम 160 प्लस सीट लेके आएंगे। देखिए, चुनाव सभी जगह होते हैं, मतदाता मतदान करता है, लेकिन चुनाव आयोग की जो देरी हो गई, चुनाव आयोग ने वहां के जो पब्लिक को कई पब्लिक ऐसे थे जो बता रहे थे कि हमारा वोट पड़ चुका है और हमने डाला भी नहीं है। कई जगह तो 10-10 हजार 15-15 हजार लोगों को रोक दिया गया प्रशासन की तौर पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब चुनाव आचार संहिता लगता है और आचार संहिता के बाद कोई भी सरकार किसी भी अकाउंट में, किसी के अकाउंट में पैसा नहीं देते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है जो दिल्ली में बैठी हुई है, उन्होंने बिहार के 1,21,21,00,000 लोगों को उनके खाते में 10-10 हजार रुपया वहां पे दी, आचार संहिता लगने के बाद दी। तो ये दिखाता है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिली जुली है। चूंकि जनता की जनमत तो इसको नहीं कहेंगे, लोकतंत्र की हत्या कहेंगे, फिर भी मैं एनडीए और हमारे जो साथी प्रवक्ता बैठे हैं, हमारी दीदी, उनको मैं बधाई देता हूं कि चलिए आप क्या कारण मानते हैं विनय जी? अगर आपसे कारण पूछा जाए, बिहार में जो परिणाम सामने आ रहे हैं या कांग्रेस जो पिछड़ रही है, महागठबंधन जो पिछड़ रहा है, उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? मैं आपको बताया ना, देखिए 65 लाख लोगों का वोट काट दिया गया। जितना वोट जो कटा है वो मेरे ख्याल से एनडीए जो गठबंधन की जो ये थे मतदाता थे, उनको चुन चुन कर गांव विनय जी, मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगी। आप जो कह रहे हैं कि एसआईआर जो हुआ वहां पर जो 64 लाख वोट जो काटे गए उसका आपको नुकसान हुआ है, तो ये आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो 64 लाख वोट काटे गए वो आप ही के थे या आप ही के पक्ष में वो वोटिंग करने वाले थे? नुकसान नहीं बोल रहा हूं। देखिए, जो पद्धति होती है, जो पद्धति से किया जाता है, जैसे अभी छत्तीसगढ़ में चल रहा है एसआईआर का मुद्दा, अभी हम
गांव में भी देखते हैं उसको, एसआईआर का मुद्दा बराबर जा रहा है, लेकिन 2003 में जो गांव की जनसंख्या थी और 2025 में जो गांव की जनसंख्या, उसमें काफी अंतर है। 2003 में अगर किसी गांव को आप ये करोगे तो केवल 500 से 700 लोग रहते थे, अब वो बढ़कर 35 से 40 हो गए हैं। लेकिन वो आंकड़ा, एसआईआर का जो पुराना आंकड़ा है, उसको लेके अगर आप सभी से एसआईआर करा रहे हैं, उनसे डॉक्यूमेंट भी मांग रहे हैं, उनके मम्मी पापा का डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, जो महिला शादी होके आई है उनके उस परिवार के डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, तो आजकल क्या होता है कि जो गांव में रहने वाले पहले तो ये डॉक्यूमेंट्स बनाया नहीं करते थे, जो वोटर लिस्ट में नाम था, जो सर्वे सूची में नाम था, उसके आधार पर जोड़ दिया जाता था। लेकिन अभी वो दिक्कत जा रहा है। यही दिक्कत बिहार में भी था। देखिए, एसआईआर के नाम से 12-13 जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आज वो संभव नहीं है कि तत्काल बना दिया जाए। तो ये बहुत सारी बातें हैं, छोटे छोटे बातें हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी अपने प्री प्लानिंग से ये काम कर रही है। हमको पता था कि ये ऐसा होने वाला है। लेकिन विनय जी, एक और जवाब आप दीजिएगा बात का कि अगर एसआईआर से कांग्रेस को वहां नुकसान हुआ है या महागठबंधन को वहां नुकसान हुआ है, तो इसके पहले कि अगर हम चुनाव परिणामों पर नजर डालें, 2020 की यदि बात कर लें, तो 70 सीटों पर यहां कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, मात्र 19 पर जीत हासिल की। 15 में अगर बात करें, 41 पर चुनाव लड़ा, मात्र 27 सीटें जीती। 2010 में, तब तो केंद्र में भी बीजेपी नहीं थी, उस समय तो 243 सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 4 सीटें ही जीत पाई थी। तो फिर एसआईआर का अगर नुकसान अभी हुआ है, तो इसके पहले तो एसआईआर नहीं हुआ था वहां। देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये लोकतंत्र की हत्या है। ऐसा कहीं कोई जगह ना हो। देखिए, हर पार्टी का एक अपना अपना जनाधार होता है, और कांग्रेस पार्टी वहां पे 51 सीट पे लड़ रही थी। मांगे थे हम लोग 60 सीट में, लेकिन 9 सीट में फ्रेंड एंड फाइट का वहां चल रहा था। फिर भी हमने अपने जो हमारा जो साख है बिहार में, हम उसके माध्यम से, जो हमारा वोट परसेंट है, उस तो माध्यम फिर ये से तो हम पार्टी चुनाव के लड़ भीतर रहे ही हैं। कमी है ना। आप खुद कह रहे हैं कि वहां पर फ्रेंडली फाइट चल रही थी, क्योंकि लगभग 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर गठबंधन की पार्टियां ही आपस में एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। तो अब ये तो आपके भीतर की ही कहीं ना कहीं कमजोरी है ना। देखिए, मैं आपको फिर से बताया, हमारी जो पार्टी 51 सीट में जो लड़ रही थी, वहां पे हम पिछले बार 2020 में 19 सीट जीत कर आए थे, और वो 19 सीट तो हमको जीतना ही है, क्योंकि वो वहां हमारे जो विधायक थे बहुत अच्छा काम किए, और हमारा जो और विधायक थे, जो नवयुवक थे, जो वहां पे अपना एक रूपरेखा बना के चले थे, तो वो हमारी जो कंडीशन थी, अगर हम अभी भी जमीन स्तर पे आप आकलन करेंगे, आप ईवीएम और इनको छोड़ दिया जाए, भाजपा के जो सरकारी तंत्र है, जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, उनको छोड़ दो, तो आज भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां पे हम काफी मजबूत स्थिति में हैं। लेकिन ये खेल हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इसके कारण हम पिछड़ गए, और ये आने वाला वक्त बताएगा आपको जरूर। ठीक है, मैं लौटूंगी आपकी ओर। मैं आपसे सभी सवालों का जो आपके जो सवाल है उनका मैं जवाब मिनी जी से लूंगी, लेकिन फिलहाल मैं रमेश जी की ओर रुख करती हूँ। रमेश जी, आप चूंकि बिहार में जो पैटर्न इस वक्त देख रहे हैं, या जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो रुझान अभी हम देख रहे हैं कि बढ़त जो है वो एनडीए को यहाँ पर साफ तौर पर मिलती हुई दिख रही है, जीत की ओर एनडीए अग्रसर है। अब इसका आप समीकरण कैसे करेंगे, चूंकि कांग्रेस हर बार की तरह एक बार फिर से अब चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है। इसके पहले हमने देखा जहां जहां कांग्रेस के पक्ष में नतीजे नहीं आए, वहां पर या तो ईवीएम पर आरोप लगा दिए जाते हैं, चुनाव आयोग पर आरोप लगा दिए जाते हैं, और अब एक बार फिर से वही पैटर्न दोहराया जा रहा है। देखिए नैन्सी जी, अभी तत्काल की बातों पर मैं कुछ बात ना कह करके, क्योंकि शुक्ला जी बड़े भारी मन से यहाँ बैठे होंगे और मिनी जी काफी खुश होंगी, मैं बात करूंगा 80 के दशक के पहले की बात। ये जन भावना होती है, मतदाताओं का रुझान होता है, और एक चुनाव में वेव चलती है। आपने 77 के चुनाव का परिणाम देखा होगा, जब कांग्रेस का पूरे देश से सफाया हो गया था। उस समय क्या ईवीएम थी, उस समय क्या एसआईआर का मुद्दा था। उसके बाद आप देखिए 90 के दशक का दौर देखिए, जब लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, काशीराम जी, ओम प्रकाश चौटाला, इनका गठबंधन बना, तो ये इन गठबंधन दलों ने कांग्रेस को सफाया कर दिया, पूरे देश से, कई राज्यों से कर दिया। तो उस समय क्या एसआईआर का मुद्दा था या ईवीएम का मुद्दा था? ऐसे सारे मुद्दे नहीं थे ना।
उसके बाद कांग्रेस भी ग्रो करी, अन्य पार्टियां भी ग्रो करी और बहुत सारे मुद्दे आते रहे। अभी जो वर्तमान का मुद्दा है वो ये है कि कांग्रेस के पास जनता से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष करने की कोई आदत नहीं रह गई है, इसलिए कांग्रेस हर जगह पिछड़ रही। मैं बिहार की बात नहीं करता हूं, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, मैं दिल्ली जैसे राज्य की बात करूं, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य की बात करूं, कांग्रेस कहां पे है, किस दशा में है। बिल्कुल। तो ये कहना अलग बात है कि अपनी गलती को कभी स्वीकार न करना और ये कह देना कि चूंकि राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं इसलिए जायज सी बात है कि कांग्रेस का कोई भी सिपाही जो राहुल गांधी में विश्वास करता है वो उसी लाइन पे ही काम करेगा, उसी लाइन की ही बात करेगा। तो शुक्ला जी जो बात कर रहे हैं या जो कांग्रेस के और भी बड़े नेता बात कर रहे हैं उनकी मजबूरी है, पर वो जानते होंगे। आज आप देखिए बिहार का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस ने महंगाई का कोई मुद्दा नहीं उठाया, नीतीश सरकार की विफलताओं का कोई मुद्दा नहीं उठाया, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं उठाया। अब वोट चोरी का मुद्दा आम आदमी, जैसे आप वोट चोरी कर रहे हो, भैया मेरा वोट तो पड़ रहा है ना, मैं इससे कैसे प्रभावित होगा, आम जनता कैसे कनेक्ट होगी वोट चोरी के मुद्दे से, ये बात इनकी समझ में ही नहीं आती बात। मैं ये कह रहा हूं कि आज महंगाई का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है, अगर कांग्रेस पार्टी गांव गांव जाकर के घर घर जाकर के इस मुद्दे को उठाए तो निश्चित रूप से परिवर्तन नजर आएगा। लेकिन चूंकि जनता से जुड़े मुद्दे इनको उठाना ही नहीं है, ये कुछ जैसे ग्लोबल मुद्दे हैं जो सैद्धांतिक विषय पर काम करने वाले लोग हैं, उनके लोगों के बीच बैठ करके वो बातें करते हैं और चाहते हैं कि पूरी पब्लिक इनके साथ हो जाए, तो वो संभव नहीं है। इनको आत्ममंथन करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए बहुत सारे अच्छे काम कर रही है, बहुत सारी गलतियां भी कर रही है जिससे आम आदमी प्रभावित है, लेकिन उस विषय को ये लोग नहीं छेड़ रहे हैं, उस विषय पे काम नहीं कर रहे हैं, तो परिणाम यही आएगा जो आया हुआ है। जी बिल्कुल, वाकई। और चूंकि लगातार हम देखते हैं कि जब भी कांग्रेस के पक्ष में वोट नहीं पड़ते हैं या परिणाम नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह के अब आरोप लगाए जाते हैं, चुनाव आयोग पर आरोप लगाया जाता है, ईवीएम पर आरोप लगाया जाता है और एक बार फिर से वही जो प्रक्रिया है, वही जो पैटर्न है वो दोहराया जा रहा है। आपसे मैं और भी आगे चर्चा करूंगी, मिनी जी की ओर रुख कर लेती हूँ, क्योंकि कई सारे सवाल मिनी जी के ऊपर दागे गए हैं विनय जी की तरफ से। मिनी जी, सबसे पहला तो सवाल, जिस तरह से विनय जी ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि लोकतंत्र की हत्या भाई क्यों आप कर रहे हैं। दूसरा सवाल जो उन्होंने किया कि जो पैसे दिए गए चुनाव से ठीक पहले, वो पैसे आप या तो चुनाव के पहले दे सकते थे या चुनाव के बाद दे सकते थे, लेकिन चुनाव के बीच में वो पैसे दिए गए जिससे कि जनता को लुभाया गया, तो उनका ये भी सवाल था कि भाई वहां पर भी कहीं ना कहीं वो उल्लंघन किया गया है। देखिए, लोकतंत्र की हत्या तो कांग्रेसी ज्यादा अच्छे से समझेंगे। हमने तो कभी लोकतंत्र की हत्या होते हुए नहीं देखा, और आज इतना बड़ा जनमत सामने आया है, इतनी ज्यादा परसेंटेज में वोट पड़ा है जो रिकॉर्ड तोड़ है। कभी बिहार में इतना ज्यादा वोटिंग नहीं हुआ, तो इसको लोकतंत्र की हत्या नहीं बोलते हैं, इसको हत्या बोलते हैं उस विचार की जो गांधी जी की, और गांधी जी के मानने वाले उसको नहीं मानते, वो हत्या कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस आज सत्य हिंसा के रास्ते पे चल ही नहीं रही है, हिंसा पे उतारू हो जाती है। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार कहे गांव गांव घर घर जाना चाहिए था उनको, वो जाते कहाँ है? विदेश यात्रा में। इनका पावर प्रेजेंटेशन बनता कहाँ है? विदेश में बनता है। और यहाँ आकर के लोगों को समझाते हैं कि आप इसको मानो कि वोट चोरी हो रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या है। आप यहाँ पे एक व्यक्ति से संपर्क करके उसकी समस्याओं को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो और उसके बाद उसका साथ नहीं दे रहे हो। जिस पार्टी का आप साथ दिए उस पार्टी की भी लुटिया आप डुबो दिए। कम से कम पहले तेजस्वी वहां पे उन लोग कम मुद्दे की बात तो करते थे, विकास और गरीबी और इन सब की बात करते थे, पर ये तो राहुल गांधी के चलते वोट चोरी का वो भी उसमें लग गए, विपक्षी पार्टी भी उसमें लग गई। तो आज उनकी हालत इसीलिए हुआ है। लोकतंत्र की हत्या इंदिरा गांधी से पूछिए, लोकतंत्र की हत्या राजीव गांधी से पूछिए, लोकतंत्र की हत्या नेहरू जी से पूछिए।
इस देश को क्या हुआ, और बिहार की जनता देखिए, पूरा देश देखा है। आज कांग्रेस की अगर ऐसी स्थिति है तो इनकी नीति और रणनीति के चलते है। ये देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होते हैं। देश में कभी इन्होंने, देश के नागरिकों का इन्होंने कभी सम्मान नहीं किया, यहाँ की समस्याओं से कभी ये रूबरू नहीं हुए, इसलिए इनकी हालत है। आज उनको अपना आत्ममंथन और आत्मचिंतन की आवश्यकता है। दोषारोपण से अच्छा कि इनको अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ करके इस देश के हित में चिंतन करने की आवश्यकता है। तो लोकतंत्र की हत्या तो इनके समय से होती आ रही है, और आज भी ये चुनाव आयोग को जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर आपको वाकई लगता है कि चुनाव आयोग गलत कर रहा है, तो आप लिखित में कंप्लेन करिए। अब एक तो 30 दिन का समय दिया गया था, एफआईआर प्रक्रिया के बाद 30 दिन का समय आपत्ति दावा के लिए दिया गया था। इनकी तरफ से कोई आपत्ति दर्ज ही नहीं कराई गई। ये तो विदेश में घूम रहे थे। तो लोकतंत्र की हत्या कहाँ से हुई? आप ठीक है, विनय जी से ही पूछ लेते हैं। विनय जी आप ही बताइए कि कैसे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और मेरा आपसे यही सवाल होगा कि आपको नहीं लगता कि दूसरों पर आरोप लगाने से पहले या उंगली उठाने से पहले अपने भीतर भी देखना चाहिए कि आखिर हमारी पार्टी के भीतर क्या कमियां हैं, क्या कमजोरी है? चूंकि आप ही के कई बड़े नेता, चूंकि बिहार की ये अगर बात करें तो अशोक चौधरी खुद ये कह रहे हैं कि 20 साल में हमारी पार्टी 20 सीटें भी नहीं जीत पाई। जब बड़े नेता इस प्रकार का बयान देंगे तो जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर पर अपनी जान फूंकते हैं, तो क्या उनका मनोबल इससे नहीं टूटता? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सारी बातों को जवाब देना चाह रहा हूं। जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी कहा और हमारे साथी प्रवक्ता ने भी कहा कि कांग्रेस को आत्ममंथन करनी चाहिए। देखिए, हम भी जमीन स्तर के कार्यकर्ता हैं, जमीन में जाते हैं, और पार्टी जो मजबूत बनती है, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भी ग्रोथ कर रही है। 11 साल की सरकार है उनकी, और सरकार का सीख जो होता है, हमने देखा नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह बहुत सारे झूठ बोलते हैं। उनको शासन चलाने का एक बहुत 11 साल में गलत बात है। देखिए, आप बीच में ना टोकिए। झूठ बोलते हैं, नहीं, आप ये मत बोलिए कि झूठ बोलते हैं। आज उनकी बात आप इस बिहार के रिजल्ट से और पूरे देश के रिजल्ट से समझ सकते हैं। ये बाकायदा ये नहीं, देखिए, मैं आपकी बातों में नहीं बोला। जब मैं बात कर रहा हूं तो आप शांति से सुनिए। जैसे ही मैं आपकी बात सुना, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी देश के सबसे झूठे आदमी हैं। उन्होंने कोई ऐसा कोई काम नहीं किया है, ऐसा कोई काम नहीं किया है जिनकी तारीफ किया जाए। विनय जी देखिए, समय का अभाव है। मैं विनय जी आपसे भी आग्रह करूंगी, विनय जी आपसे भी आग्रह करूंगी, समय का अभाव है हमारे पास। संक्षिप्त में विनय जी आप अपनी बात रखिएगा। प्रवक्ता को बताना चाहता हूं, जो जिस टीवी डिबेट में आप बैठे हैं वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने इस भारत देश के लिए अपना खून पसीना बहाया है। आपने कुछ नहीं कहा, केवल आप अभी अधिकार छीन लिया गया। देखिए, आप चर्चा करेंगे तो इस चर्चा को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि ना तो विनय जी की बात स्पष्ट हो पाएगी, ना मिनी जी आपकी बात स्पष्ट हो पाएगी, और समय हमारा हो चला है। तो आप सभी का बहुत शुक्रिया अनादि टीवी के साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। तो आपको बताते चलें कि बिहार में जो फिलहाल नतीजे की ओर जो हम नतीजे देख रहे हैं, जो रुझान हम देख रहे हैं, उसमें फिलहाल एनडीए कहीं ना कहीं बढ़त बढ़ाती जा रही है। और अब बिहार के इन परिणामों की बदौलत अब छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से एक नई चर्चा ने जन्म ले लिया है, और इस बार की अब ये राजनीति बेहद गर्म होने वाली है, क्योंकि कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कांग्रेस अब बीजेपी पर हमलावर है। न सिर्फ बीजेपी पर बल्कि चुनाव आयुक्त पर भी अब कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खैर, देखना होगा कि अब छत्तीसगढ़ में छिड़ी ये सियासी जंग आखिर आने वाले समय में क्या नया मोड़ लेगी। और इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।